गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं प्लेयोट्रोपिक जीन्स के बारे में, बहुरूपी जीन के बारे में। नाम से पता लग रहा होगा ऐसा जीन जिसके एक से ज्यादा रूप प्रेजेंट हो। जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लेयोट्रोपिक जीन। ठीक है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को वो कंट्रोल कर पा रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं प्लेयोट्रोपिक जीन। ठीक है। अ, इसके अलावा दिस जीन शोज मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। एक से ज्यादा लक्षण, ये फिनोटाइपिक इफेक्ट में अपन ने देखा था ना, जो बाहर से देखने पे अपन को कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। एक से ज्यादा ये फिनोटाइपिक इफेक्ट को शो करेगा। मोर देन वन कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर सकता हो, इसको अपन प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। ठीक है। It occur when products of a gene may affect more than one metabolic pathways leading affecting many phenotypes। एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर को ये कंट्रोल क्यों कर पा रहा है? हो सकता है कि इसके प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट कर रहे हो, उनके कारण ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर पा रहा हो। ये इसके पीछे की थ्योरी बताई हुई है। ठीक है। तो प्लेयोट्रोपिक जीन के बारे में कोई सीधा-सा पूछ ले, तो आपको तो बस इतना ही बताना है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर पा रहा हो या फिर मल्टीपल टाइप के फेनोटाइपिक इफेक्ट शो कर रहा हो, ठीक है? और वो मल्टीपल टाइप के फेनोटाइपिक इफेक्ट शो कैसे कर पा रहा है? तो इसके बारे में बताने के लिए अपन बताएँगे कि हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज़ को रेगुलेट कर रहा हो, ठीक है? इसके बाद में इसके एग्ज़ाम्पल्स के बारे में देखते हैं। अगर ये अपन ह्यूमन्स में या एनिमल्स में इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ये परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ऑर्थराइटिस हो जाता है और लेसर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन कम होएगा हेयर पे और स्किन पे। किन्हीं लोगों के आपने स्किन में देखा होगा मेलेटोनिन का अमाउंट बहुत कम होता है, इसके कारण वो एक्सेसिव गोरे होते हैं, एक्सेसिव गोरे। ठीक है। या फिर अगर पिगमेंटेशन अपने हेयर्स में नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि अपने हेयर व्हाइट हो या फिर समथिंग लाइक ब्राउनिश टाइप के हेयर हो। ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया के अलावा सिकल सेल एनीमिया भी इसी जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस और मॉर्फन सिंड्रोम भी पॉलीट्रोपिक जीन का एग्जांपल है। ठीक है। इसके अलावा अगर यदि अपन बात करें पी प्लांट्स में, ठीक है, पी प्लांट्स में सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस रेड स्पॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफ, फ्लावर कलर, सीड कोट कलर। ठीक है। इन पी प्लांट सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड शीड सेप। ठीक है। तो इस टाइप से अपन बात कर चुके हैं कि प्लियोट्रोपिक जीन्स ह्यूमंस को किस किस टाइप से इफेक्ट कर सकती है और प्लांट्स को किस किस टाइप से इफेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर बहुजीनी वंशानुक्रम क्या है? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसके लिए रेफर कर रहे हैं अपन? टू द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट गवर्न्ड बाय मोर देन वन जीन। एक जीन से ज्यादा जीन का इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना किस वजह से हो पा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जनरली थ्री और मोर जीन्स गवर्न द इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन हैव एन additive or similar effect on a single quantitative trait। ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स या लक्षण को ये मेंशन करता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पॉलीजीन रेफर्स टू अ जीन दैट exerts a slight effect on phenotypic along with other gene। Effect of a single gene is too small or so difficult to detect। अब ये अपन बोल रहे हैं कि थ्री या थ्री से ज्यादा कैरेक्टर्स को ये इनहेरिट कर रहा हो। अब क्यों कर पा रहा है ये ऐसा? हो सकता है कि अगर यदि सिंगल जीन को इनहेरिट करता, तो हो सकता है कि उसके इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाते अपन को इतने अच्छे से। और या फिर हो सकता है कि कोई इफेक्ट भी दिखा रहा हो तो इतना स्मॉल अमाउंट दिखा रहा हो कि उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है।
ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं मल्टीपल जीन्स प्रोड्यूस करते हैं एन इक्वल इफेक्ट। ठीक है? बहुत सारे जीन भी मिल गए तो भी इक्वल इफेक्ट सारे जीन थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े, थोड़े इक्वल अमाउंट में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है? ईच एलील हैज़ अ क्युमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट। हर एक जीन यूँ नहीं है कि देखो जैसे मैं बताती हूँ, कोई भी मान लो बहुत सारे जीन हैं, ठीक है? अब ये सारे मिलके एक ही चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन ये इक्वली अफ़ेक्ट कर पा रहे हैं इस कैरेक्टर को शो करने में, ठीक है? अब हो सकता है कि अगर अगर यदि ये बी जीन नहीं हुआ इनके पास, तो क्या इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 अगर भी जीन एक कोई कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो चारों इक्वल अमाउंट में खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स के बारे में, ठीक है? अगेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी जो वंशानुक्रम है, इसके इफ़ेक्ट्स अपन या फिर इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं ह्यूमन्स के केस में क्या-क्या है और प्लांट्स के केस में इसके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? तो ह्यूमन्स के बारे में अगर ये अपन देखें, देयर आर मेनी ट्रेट्स इन ह्यूमन व्हिच शोज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्ज़ाम्पल है स्किन्स या हेयर कलर, हाइट, आई कलर। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले अपन चलो बात करते हैं ह्यूमन में स्किन कलर के बारे में, ठीक है? स्किन कलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो अब मान लो कि कोई सारे इंसानों को देखो आप, कोई भी पर्टिकुलर गोरा या काला तो है नहीं, ठीक है? कोई कम गोरा है, कोई ज़्यादा गोरा है, कोई उससे ज़्यादा गोरा है या फिर कोई कम काला है, कोई बहुत ज़्यादा काला है। तो मतलब एक रेंज देखने को मिलती है अपन को यहाँ पे, ठीक है? ये कोई ये गोरे से काले के बीच में अपन को एक पर्टिकुलर रेंज देखने को मिलती है। यूँ नहीं कि कोई एकदम ही गोरा है या फिर कोई एकदम ही काला है, ठीक है? ऐसे ही करके अपन बात करें हेयर कलर्स की, किसी के ब्राउनिश हेयर होते हैं और इवन आप ब्लैक में भी देखोगे तो हर एक के बालों की शेड आपको अलग-अलग दिखेगी, ठीक है? इसके अलावा किसी में व्हाइट हेयर्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? इसके अलावा अपन बात करें अगर अगर यदि हाइट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाइट के बारे में क्या है यूँ कोई हाइट तो फिक्स नहीं है कि या तो 5 फीट होएगी या 6 फीट होएगी। हाइट में भी अलग-अलग टाइप की रेंज आपको देखने को मिलती है, कोई भी इंडिविजुअल इसकी हाइट, ठीक है? इसके अलावा अपन बात करें आई कलर की, सबका आई कलर तो बिल्कुल सेम नहीं होता, किसी का ब्राउनिश होता है, किसी की ब्लूइश होती है आइज़, ठीक है? ब्लू आइज़, ठीक है? किसी की ब्राउन आइज़ होती है, ठीक है? इसके अलावा द रिस्क फॉर डिजीज़ एंड रेजिस्टेंस इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट में कोई एकदम ही डफ़र या कोई एकदम ही इंटेलिजेंट नहीं होता। इसमें भी अलग रेंज अपन को देखने को मिलती है, ठीक है? ब्लड प्रेशर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज़्म और लॉन्गेविटी एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये सारे ट्रेट्स अपन ने ह्यूमन में देखे हैं जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ये अपन बात करें प्लांट्स में तो polygenic inheritance in plants include the color and shape of the stem. स्टेम का कलर क्या है, स्टेम की शेप क्या है? एक ही स्पीशीज के अगर भी अपन प्लांट्स को लें तो उनमें भी वेरी करने को मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा पोलेन्स के नंबर भी डिफर करते हैं, ठीक है? फ्लावर्स फ्लावर्स के बारे में फ्लावर के कलर या फ्लावर्स के नंबर, यील्ड कितना इनका उत्पाद हुआ है, ऑयल कंटेंट कम है किसी प्लांट में या ऑयल कंटेंट ज़्यादा है उसके सीड्स में बेसिकली, ठीक है? साइज़ ऑफ सीड की साइज़ क्या है, एक ही प्लांट के एक ही स्पीशीज़ के पौधों में अलग-अलग देखने को मिल सकता है और टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कब मैच्योर हो पा रहा है, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये थ्योरी बात क्या कर रही है, इस थ्योरी को प्रपोज़ किसने किया था और इस थ्योरी ये थ्योरी अपनी क्या-क्या मत प्रस्तुत कर रही है, क्या-क्या बातें ये थ्योरी बता रही है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसको प्रपोज़ किया था वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने अलग-अलग जगह पे ये थ्योरी प्रस्तुत की थी, ठीक है? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने नोट किया that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene. क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल है जो जीन्स का बिहेवियर है इसके, ठीक है? एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मेंडल के लॉ तो बहुत इनसे बहुत टाइम पहले आ चुके थे, तो उनको
और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्रोमोसोम के क्या-क्या मूवमेंट हो रहे हैं, उनके थ्रू अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी और मेंडल्स के लॉ को फर्दर एक्सप्लेन किया, ठीक है? ये थ्योरी क्या-क्या बात कर रही है कि जो जीन नाम की चीज़ है, वो कहाँ पे प्रेज़ेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेज़ेंट है, ठीक है? जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स शो पैरेललिज्म इन देयर बिहेवियर, ठीक है? जीन का जो बिहेवियर है और क्रोमोसोम का बिहेवियर है, उनमें अपन को पैरेललिज्म समानता देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा क्रोमोसोम्स एज़ वेल एज़ जीन अकर इन पेयर्स। क्रोमोसोम साइड वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन है तो वो ऑब्वियसली पेयर में ही पाए जाएँगे, ठीक है? द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये क्या बोल रहा है? 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, एक कोई भी जीन पेयर है उसके 2 एलील होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो, ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है? या फिर इसको देखो, ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है? अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट्स, दिस वन इज होमोलोगस साइट, ठीक है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनकी होमोलोगस साइट सेम साइट, ठीक है? ये हो गई। ड्यूरिंग meiosis due to pairing of subsequent segregation of homologous chromosome, the genes situated on them also segregate। अब ये जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आगे जब डिवीजन होगा इनमें तो ये अलग-अलग भी हो जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर, अपन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करी है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं experimental verification of chromosomal theory of inheritance given by थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कलीग्स थे, ठीक है? इन्होंने क्या कि तो सबसे पहले देखो, थॉमस हंट मॉर्गन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने अपने कलीग्स के साथ जब वो लैब में काम कर रहा था, ठीक है? तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया कि हाँ, ये थ्योरी सही है और ये थ्योरी इस टाइप से काम कर रही है, ठीक है? तो मॉर्गन ने क्या किया, एक फ्रूट फ्लाई थी जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? सबसे पहले अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी कौन से साइंटिस्ट ने थी, ठीक है? इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन ने काम किसके ऊपर किया था? तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर नाम की एक मक्खी मान लो, ठीक है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था, फ्रूट फ्लाई, ठीक है? मोगन वर्कड ऑन द टाइनी फ्रूट फ्लाई, टाइनी मतलब छोटी सी फ्रूट फ्लाई थी, दैट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, which were found very suitable for such studies because अब इसने, जैसे अपन ने मेंडल के स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि मेंडल ने प्री प्लांट को ही चूज क्यों किया, पाइसम सेटाइवम को ही चूज क्यों किया, तो उसके अपन ने रीजंस देखे थे। ऐसे ही मॉर्गन नाम का जो साइंटिस्ट है, इसने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को ही चूज क्यों किया, इसके रीजंस अपन देखेंगे, ठीक है? दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। अपन ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को लैब में इजीली ग्रो करा सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके अलावा दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक में अपन इसकी एक लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से देख पाएँगे, तो अपन बहुत ज़्यादा जनरेशन की स्टडी कर पाएँगे, जैसा कि मैंने आपको मेंडल के टाइम भी बताया था। A single mating could produce a large number of progeny flies। एक बार मेटिंग कराई, अपन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेनीज़ मिल गई, ठीक है? तो अपन अपन को स्टडी करने में बहुत आसानी हो गई, ठीक है? There was a clear differentiation of sexes. The male and female flies are easily distinguishable। ठीक है? अब आप ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है, उसमें देखो कि जो ड्रोसोफिला होती है, उसमें मेल की साइज़ कंपैरेटिवली छोटी होती है, ठीक है? फीमेल की साइज़ कंपैरेटिवली बड़ी होगी, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे जो साइड में डायग्राम शो किया हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। It has many type of hereditary variations that can seen with
लो पावर माइक्रोस्कोप। अब इसमें बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशंस अपन को देखने को मिल सकते हैं और अपन को माइक्रोस्कोप की अगर ये अपनी क्वालिटी लो है, तो भी अपन इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर दी अपन को मान लो कि ड्रोसोफिला में कौन-कौन से कैरेक्टर्स की वंशानुगति हो रही है, इसके बारे में देखना है। तो अपन हो सकता है कि देखें रेड आइज़ और व्हाइट आइज़ के बारे में, ब्राउन बॉडी या येलो बॉडी के बारे में, उसके विंग्स नॉर्मल है या मिनिएचर है, ठीक है? विंग्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मान लो विंग्स हैं, ठीक है? एक तो ये बात हुई कि ये इसके नॉर्मल से विंग्स है या फिर उसमें मिनिएचर है मतलब उसपे कोई कलाकृतियाँ की हुई कि लाइक दिस, ठीक है? कोई मिनिएचर्स तो प्रेज़ेंट नहीं है, ये बात हो गई। और बॉडी ब्राउनिश कलर की या येलोइश कलर की, इसके बारे में बात करेंगे। आइज़ उसकी रेड है या व्हाइट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ोगे, ठीक है? तो ड्रोसोफिला भी अपने आप में स्टडी करने के लिए बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है? इसके बेसिक्स के बारे में अपन ने देख लिया। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कि जो है सेक्स डिटरमिनेशन। ऑल ओवर एनिमल्स को अपन देखें तो सेक्स डिटरमिनेशन कितने टाइप से हो सकता है, कौन से टाइप का कौन-सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसके बारे में देखेंगे। तो सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी की थी वो है अपना मैकक्लुग नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है? मैकक्लुग ने ग्रासहोपर में सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में डिस्कवरी की थी सबसे पहले, ठीक है? इसके अलावा सेक्स डिटरमिनेशन कौन-कौन से टाइप में फर्दर डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर ये अपन देखें तो एक्सोटाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। एक्सोटाइप के सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होएगा, जो एक्स-एक्स है वो तो फीमेल होएँगी और जो एक्सोटाइप के हैं वो मेल होंगे, ठीक है? इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको शो करूँगी। इसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है, जो मैकलुग वाला ग्रासहोपर था, ठीक है? मैकलुग ने ग्रासहोपर में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी ना, तो ग्रासहोपर है। इसके अलावा कॉकरोच में भी एक्सोटाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो एक्सोटाइप के एग्ज़ाम्पल अपन ने देख लिए, कौन मेल है, कौन फीमेल है, इसके बारे में देख लिया। अब जो आपकी स्लाइड है, इसके ऊपर आप कॉर्नर में देखो कि मान लो अपन ने पेरेंट्स जो फीमेल है अपनी, मान लो नहीं ये है एक्सोटाइप के सेक्स डिटरमिनेशन में। जो एक्स-एक्स है वो अपनी फीमेल है, जो एक्सो है वो अपना मेल है। अब इन पेरेंट्स ने जब क्रॉस किया, तो इसके जो गेमीट्स प्रोड्यूस हुए, तो एक्स एक्स टाइप का तो ऑब्वियसली एक्स एक्स ही गेमीट प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन एक्सो टाइप का मेल है, इसके पास 2 टाइप है, एक तो एक्स और एक ओ, ठीक है? ओ वाला है या फिर अपन इसको ज़ीरो भी बोलते हैं कभी-कभी, ज़ीरो केवल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये कुछ कुछ नहीं है जहाँ पे, ठीक है? तो इसको अपन नल्लो गैमेट भी बोलते हैं, नल्ला है, कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है? तो अगर यदि ये फीमेल प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होएगा? फीमेल से भी एक्स गैमेट आया होगा, मेल से भी एक्स गैमेट आया होगा और आगे जो इनकी प्रोजेनी थी वो फीमेल बन गई। और अगर अगर यदि ये मेल बनेगा मतलब मदर से तो ऑलवेज़ एक्स एक्स गेमेट ही आने वाला है, लेकिन अगर दी मेल से अगर दी अपने पास ओ गेमेट आ गया दैट इज़ नल्लो गेमेट, नल्ला है ये, कुछ नहीं आया मेल से अपने पास, तो ये एक्सो टाइप का मेल बन गया, ठीक है? एक्स एक्स टाइप की फीमेल थी, एक्सो टाइप का मेल हो गया। इसके एग्ज़ाम्पल अपन ने देखे ग्रासहोपर है, इसके अलावा कॉकरोच है। सेकंड टाइप के बारे में अपन बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में एक्स वाई टाइप का। ठीक है, एक्स वाई टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में आप लोग आगे जाके भी बहुत डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है? एक्स एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे और एक्स वाई जहाँ पे हो वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? अब ये क्रोमोसोम के ऊपर जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी साइज़ कंपैरेटिवली बड़ी होगी, ठीक है? दिस इज़ आवर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है? और जो अपना वाई क्रोमोसोम है, ठीक है? उसकी साइज़ कंपैरेटिवली छोटी होगी, एक्स एक्स क्रोमोसोम की कंपेयर में। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसका एग्ज़ाम्पल अपन को पता है ह्यूमन्स में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है? अब इसमें पेरेंट्स के बारे में देखते हैं कि अगर दी फादर है तो एक्स वाई टाइप के का होएगा और अगर दी मदर है तो एक्स एक्स टाइप की होएगी। अभी कौन-कौन से गेमेट प्रोड्यूस कर कर सकते हैं? तो फादर के पास 2 ऑप्शन है। 2 वैराइटीज़ हैं, एक तो एक्स टाइप का गैमीट, एक वाई टाइप का गैमीट। ऐसे ही मदर हमेशा एक्स टाइप का ही गैमीट प्रोड्यूस कर पाएगी क्योंकि मदर के पास तो दोनों ही एक्स एक्स है। यहाँ तक की बात क्लियर है?
इसके बाद में अपन बात करते हैं ज़ायगोट फ़ॉर्म्ड आफ्टर फ्यूज़न ऑफ द गैमीट। जब मैंने आपको चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन में भी बताया था कि किस टाइप से गैमीट का फ्यूज़न होता है और किस टाइप से आगे जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होएगा, ठीक है? तो गैमीट का फ्यूज़न हो गया, मान लो कि फादर से भी एक्स गैमीट आया और मदर से भी एक्स गैमीट आया, तो एक्स एक्स दोनों फीमेल बन जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगर यदि फादर से एक्स एक्स गैमीट आया और मदर से भी एक्स गैमीट आया, ठीक है? तो फीमेल बनेगी। और अगर यदि मान लो कि फादर से वाई गैमीट आ रहे हैं और मदर से तो ऑब्वियसली एक्स गैमीट ही आना है, तो क्या अपने पास मेल बन जाएगा। एक एक्स गैमीट फीमेल से आया और एक और एक वाई गैमीट मेल से आया, ठीक है? तो एक्स वाई अपने पास मेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि फीमेल चाइल्ड बनने की प्रोबेबिलिटी और मेल चाइल्ड बनने की प्रोबेबिलिटी दोनों के ही 50-50% चांसेस हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है कि जो अपना एम्ब्रियो है या फिर जो अपनी प्रोजेनी है वो मेल टाइप की होगी या फीमेल टाइप की होगी। तो ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि मेल के पास गैमेट्स की वैरायटी है, एक एक्स टाइप का है, एक वाई टाइप का है, ठीक है? इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, जो कि बर्ड्स में पॉपुलरली देखने को मिलता है, दैट इज़ जेड-डब्ल्यू टाइप का। इसमें जेड-डब्ल्यू तो फीमेल हुई होगी और जेड-जेड टाइप का मेल होगा। अब इतनी देर से आप इन दोनों में अपन ने देखा होगा कि फीमेल तो एक्स-एक्स है, मतलब फीमेल में तो दोनों गैमेट सेम-सेम थे, लेकिन मेल में दोनों इन दोनों केसेज़ में ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेल में यहाँ दोनों अलग-अलग गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स में फीमेल के पास तो 2 अलग-अलग गैमीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है और मेल है वो दोनों सेम टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल है कुछ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, मोथ और कुछ वर्टिब्रेट्स में अगर अपन एग्ज़ाम्पल लें तो बर्ड्स, फिशेज़ और रेप्टाइल्स, ठीक है? तो इनके जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ना सिर्फ़ इसके जबकि मैं 4 टाइप पढ़ा रही हूँ सेक्स डिटरमिनेशन में, उन चारों के एग्ज़ाम्पल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? इसको डायग्रामेटिक फ़ॉर्म में अपन देख लेते हैं कि पेरेंट्स में अ, अगर ये जेड जेड टाइप का है, मेल है यहाँ पे, ठीक है? जेड डब्ल्यू टाइप का है, यहाँ पे फीमेल है। एक तो इस बारे में अपन को ध्यान में रखना है। अब मेल चाह के भी एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस कर पाएगा दैट इज़ जेड टाइप। लेकिन फीमेल के पास 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है जिसको कि अपन बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक। मेल है वो होमोगैमेटिक है, होमो मतलब दोनों सेम-सेम गैमीट ठीक है? दोनों ही जेड गैमीट है। लेकिन इनकी फीमेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट गैमीट ठीक है? गैमीट ठीक है? जेड है एक और एक डब्ल्यू है, ठीक है? तो जो मेल बनेगा वो जेड जेड टाइप का होएगा और जो फीमेल बनेगी वो जेड डब्ल्यू टाइप की होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब अपन सेक्स डिटरमिनेशन में 4th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ हैप्लोडिप्लॉइडी ठीक है? ये हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है, इसका जो मेन एग्ज़ाम्पल है वो है हनी बी। ये आपको अलग से ध्यान में रखना है, ठीक है? हनी बी में किस टाइप से हनी बी में किस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से देखो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन का सिस्टम किस प्रकार से अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन पेरेंट्स में मेल और फीमेल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे इतनी देर तो अपन देख रहे थे कि जो मेल और फीमेल गैमीट जो पेरेंट्स थे, वो दोनों ही डिप्लॉइड टाइप के थे। लेकिन इसको अपन ने हैप्लोडिप्लॉइड ही क्यों बोला है? क्योंकि जो इनका मेल होएगा ठीक है? इनका जो मेल होगा वो तो हैप्लॉइड होगा और जो इनकी फीमेल होएगी वो डिप्लॉइड टाइप की होएगी। इसीलिए अपन ने इनको हैप्लोडिप्लॉइडी नाम दिया है जो कि अपन को हनी बी में देखने को मिलेगा। ठीक है? तो अब पेरेंट्स में अपन बात करते हैं फीमेल के बारे में, ठीक है? फीमेल डिप्लॉइड टाइप की है, ठीक है?
तो डिप्लॉइड टाइप की है तो ये मियोसिस डिवीज़न शो करेगी, लेकिन जो मेल है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड टाइप का है तो वो माइटोटिक डिवीज़न शो करेगा। ठीक है? ये माइटोटिक डिवीज़न ये पहले भी इसमें 16 थे, अभी भी ये हैप्लॉइड टाइप का ही रहेगा, ठीक है? इसके अलावा ये मियोसिस डिवीज़न परफ़ॉर्म करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ये पहले डिप्लॉइड थी, अब ये हैप्लॉइड इसके गैमेट्स बन जाएँगे, ठीक है? तो इसका पहले 2132 था, अब यहाँ पे N16 16 हो गए। ये भी हैप्लॉइड टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर दिए। अपन ने ऊपर भी देखा था गैमेट तो सब में हैप्लॉइड टाइप के ही थे, लेकिन ऑर्गेनिज़्म अपना डिप्लॉइड टाइप का था। ये बात अपन ने ऊपर पहले तीनों में भी देखी है, ठीक है? अगर यदि फर्टिलाइज़ेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइज़ेशन के भी कुछ कोई प्रोड्यूस होएगा तो वो N=16 टाइप होएगा। N16 किसमें है? मेल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर यदि फर्टिलाइज़ेशन होता है, ठीक है? तो वो डिप्लॉइड टाइप ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, लेकिन इनमें फर्टिलाइज़ेशन हुआ तो अपना जो आगे एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड टाइप टाइप का बनेगा और डिप्लॉइड टाइप जहाँ भी है वहाँ अपन बोल रहे हैं कि ये फीमेल है, ठीक है? अब इधर आप देखो हनी बी में जो मेल इंडिविजुअल होता है, इसको अपन ड्रोन भी बोलते हैं, डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग दैट इज़ हैप्लॉइड थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये हैप्लॉइड है, अगर यदि यहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन नहीं हुआ, तो मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस मेल इंडिविजुअल को अपन बोलते हैं ड्रोन। इसका फॉर्मेशन होता है पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? इसके अलावा क्वीन और वर्कर बीज़ डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग। क्वीन जो आगे जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ एग को प्रोड्यूस करने का काम करेगी, इसके अलावा वर्कर बीज़ का क्या काम होता है, जो क्वीन ने अंडे दिए हैं, उनकी देख-रेख करना, क्वीन को फीड कराना, बाहर से फूड कलेक्ट करके छाते में रखना, अपने बी हाइव में फूड को कलेक्ट करेगी ताकि क्वीन अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है? इस टाइप का सोशल ऑर्गनाइज़ेशन अपन को बीज़ के केस में देखने को मिलता है, ठीक है? क्वीन और वर्कर बीज डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग दैट इज फर्टिलाइज्ड एग तो फर्टिलाइज्ड एग से अपन को क्वीन और वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू अपन को ड्रोन जो कि अपना मेल इंडिविजुअल था उसका फॉर्मेशन हुआ ठीक है तो अब नीचे के ये जो मैंने डायग्राम मेंशन किया हुआ है वहां पे देखो फर्टिलाइज्ड एग है इसका डिप्लॉइड लार्वा है 2 1 टाइप का अगर यदि यहाँ पे अपन ने फर्टिलाइजेशन देखा था ना अब अगर यदि अपन ने इसको रॉयल जेली पे फीड कराया तो ये बन जाएगी क्वीन, जो कि फर्टाइल फीमेल होएगी, आगे कैपेबल होएगी कि बहुत सारे टाइप के एग प्रोड्यूस कर पाएगी और अपनी संतति को आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन अगर अगर यदि अपन ने इनको बी ब्रेड पे फीड कराया, ठीक है? खाने के लिए बी ब्रेड दी, तो ये वर्कर टाइप की फीमेल बनेगी जो कि स्टेराइल है, आगे जाके अंडे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो बेसिकली ये मेरे को इन चारों में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें अपन को अलग-अलग चीज़ें सीखने को या देखने को मिलती है। इसके बाद अपन ने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में देख लिया, अब अपन बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इन टर्म्स के बारे में सबसे पहले मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस कराया था। फर्स्ट टाइम बेटसन और पुन्नेट ने लेथरस ओडोरेटस ये भी एक पी का टाइप है इसमें देखा था ठीक है एंड गिव कपलिंग रिपल्सन फिनोमिना कपलिंग और रिपल्शन का फिनोमिना दिया था ठीक है इसके अलावा सेक्स लिंकेज के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी वही मॉर्गन ने स्टडी किसके ऊपर की थी अपन को पता ही है प्रोसोफिला पे ठीक है ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ लिंकेज ठीक है इसने लिंकेज की थ्योरी प्रपोज की थी किसने मॉर्गन ने ठीक है अब लिंक जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स जो जीन्स लिंक्ड है ठीक है वो सॉरी वो एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे ठीक है लिंक जीन्स एंटर टुगेदर इनटू गेमेट्स हेंस ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर ऑब्टेन्ड ठीक है पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन होगा वो ही आगे जाके ऑब्टेन कर पाएंगे अपन बट लिंकेज इज नॉट एब्सोल्यूट लिंक जीन्स कुड बी सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा ठीक है दस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स आर ऑल्सो कैन बी फॉर्म्ड ठीक है इसके अलावा ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं ठीक है
सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स एंड फॉर्मेशन न्यू जीन्स कॉम्बिनेशन इज रिकॉम्बिनेशन, रिजल्ट है इसका क्रॉसिंग ओवर। इसके बारे में अपन आगे भी थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या रिलेशन होता है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अब लिंकेज डायरेक्टली लिंकेज जो होता है वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके, जो जीन के बीच में डिस्टेंस है, मान लो कि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको लिंक करने में दिक्कत होगी, लेकिन मान लो कि ये डिस्टेंस कम होती है तो लिंकेज में दिक्कत नहीं होती। यही अपने कपलिंग और रिपल्सन का फिनोमिना भी शो करता है, ठीक है, जिसके बारे में आप आगे जाके स्टडी करोगे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इंक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज रिड्यूस्ड and it proves the greater is distance between genes, the greater is the probability of their crossing over। अभी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन और इन सब में क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इन सब का अपन जो रिलेशन है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब दी degenerates linkage, linked gene can be separated by the crossing over। अगर यदि मान लो मैंने बताया था कि ये 2 जीन पास-पास में है तो इनमें लिंकेज के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर दी क्रॉसिंग ओवर हो गई तो कहीं न कहीं लिंकेज की प्रोसेस डिस्टर्ब होएगी, ठीक है, लिंकेज सेपरेट हो जाएगा। लिंकेज इज़ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये अपन ने उधर भी बात करी होगी। लिंकेज इम्प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। इसके अलावा लिंकेज इम्प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा वहाँ लिंकेज कम होगा, जहाँ लिंकेज ज़्यादा है वहाँ क्रॉसिंग ओवर कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, ठीक है। ये बात अपन ने कर ली। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। मैंने आपको लिंकेज में भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर लिंक और लिंकेज एक दूसरे के उल्टे होते हैं और यहाँ पे भी मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो कोई 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किस टाइप से हुआ है, ये बात अपन क्रॉसिंग ओवर में देखेंगे। इट अकर एट द पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस, ठीक है। कहाँ पे ये एक्सचेंज देखने को मिलता है अपन को, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। कैज़मेटा रिप्रेजेंट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कैज़मेटा होंगे वो क्रॉसिंग ओवर की साइट को रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा वहाँ पे कैज़मेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द पॉइंट एट विच 2 होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है होमोलोगस पोजीशन पे, वो अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी कि देखो, ये ब्लू ब्लू वाला आपको दिख रहा है, एक रेड रेड वाला दिख रहा है, तो ये ब्लू वाला तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और ये रेड वाले दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन क्या हो अगर यदि एक रेड और एक ब्लू हो तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनकी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे है, दिख गया ना यहाँ पे। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर यदि क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, तो ये रिकम्बाइंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा। पहले ये दोनों ब्लू, ये ब्लू वाला पूरा ब्लू था, रेड वाला रेड था। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ, ब्लू वाले में जितने एरिया में क्रॉसिंग ओवर हुआ उसने रेड वाला पार्ट ले लिया, रेड वाले में जितने एरिया में क्रॉसिंग ओवर हुआ उसने ब्लू वाला कैरेक्टर ऑब्टेन कर लिया बेसिकली, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के उल्टे होता है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था। अब क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की डेफिनेशन अगर यदि एकदम इजी वे में देखनी हो, अपन क्या बात करेंगे, मोर डिस्टेंस मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के। लिंकेज में मैंने क्या बताया था, टेंडेंसी ऑफ टू क्लोजली प्लेस्ड लोकस टू इनहेरिट टुगेदर। अब लिंकेज में तो इनको क्योंकि लिंक करना है तो इनका पास-पास में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या था, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस थी उतने ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांस बन रहे थे। ये बात अपन ने देख ली थी।
ठीक है? अब क्रॉसिंग ओवर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है? इसमें सबसे पहले ये कहाँ पे पाया जा रहा है, किसमें एक्सप्रेस करेगा, कौन-कौन सी चीज़ें इसको अफ़ेक्ट कर रही है और कौन-कौन से इसके एग्ज़ाम्पल है, इतना ही अपन को देखना है, ठीक है? Sex linked inheritance, this is a special type of linkage. Sex linked genes are carried either on X or the Y chromosome. Mammals और fruit fly और birds में अपन को ये देखने को मिलता है, it would be the Z और W chromosome. अब अपन देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। एक्सप्रेस किस में करता है, तो सबसे ज्यादा तो एक्सप्रेस करेगा मेल में और रेयरली अपन को ये फीमेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन अफेक्ट कौन कौन कर सकता है, हेमिजाइगस कंडीशन या फिर होमोजाइगस कंडीशन इसको अफेक्ट कर सकती है। इसके एग्जाम्पल क्या-क्या है? कौन-कौन सी डिजीज़ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के थ्रू होती है? हीमोफीलिया इसका एग्जाम्पल है, इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसके बाद में ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अपन थोड़ा-सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में इनके नाम मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? तो हीमोफीलिया को अपन ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। सबसे पहले एक जॉन ओटो नाम का साइंटिस्ट था जिसने हीमोफीलिया को स्टडी किया था, ठीक है? ये एक्स लिंक रेसेसिव लीथल जीन होता है। फॉर एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट हेटेरोजाइगस फीमेल आर नॉर्मल। हेटेरोजाइगस जो फीमेल होंगी वो नॉर्मल होंगी, लेकिन वो कैरियर होंगी। कैरियर होंगी मतलब एक पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी में डिजीज को ट्रांसफर कर रही होंगी। अफेक्टेड मदर हैव 100% सन्स अफेक्टेड एंड 100% डॉटर कैरियर इफ फादर इज नॉर्मल। अगर यदि अब देखो मैं आपको ये जो अपन ने पीछे भी इसके बारे में सीखा होगा कि देखो अफेक्टेड मदर है XH और हैव 100% सन्स अफेक्टेड एंड 100% डॉटर कैरियर होगी अगर यदि फादर नॉर्मल है, फादर को नॉर्मल लो, ठीक है। अब इनके थ्रू ये अगर ये अपने पेरेंट्स है तो इनके थ्रू अपनी प्रोजेनी क्या बनेगी वो देखो, XH X, इसके अलावा XHY, इसके अलावा XHX और XHY, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों फीमेल कैरियर है, ठीक है। अगर ये डिजीज वाली होती तो मैं क्या लिखती, अफेक्टेड मदर को मैंने कैसे शो किया है XHXH, लेकिन कैरियर है मतलब XHX और XHH, ठीक है। लेकिन अफेक्टेड मदर के 100% सन अफेक्टेड होंगी, ये बात भी मैंने यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है। दोनों जितने भी बच्चे जितने भी बॉयज चाइल्ड बनेंगे, मेल चाइल्ड बनेंगे, वो सारे अफेक्टेड होंगे, लेकिन जितने भी फीमेल चाइल्ड बनेगी वो सारी कैरियर होंगी। एज ए कैरियर मदर एंड अफेक्टेड फादर लेके देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ, ये अपनी कैरियर मदर है और अफेक्टेड फादर है। अब आपने बोला कि इतनी देर तो आप कैरियर अफेक्टेड को आप बोल रहे थे एक्सएच है, यहाँ पे एक्सएच वाईएच क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम से डिजीज लिंक नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी यही शो किया था, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में देख रहे हैं, जो एक्स क्रोमोसोम है इसके बारे में अपन एक्स लिंक सेक्स इनहेरिटेंस के बारे में ये शो कर रही है, ठीक है। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है, ठीक है, इसको आप कभी नहीं लिखोगे। अगर मेल के पास डिजीज़ है मतलब XHY टाइप का मेल है। अब इससे किस टाइप के बच्चे बन रहे हैं इनके बारे में देखो। अफेक्टेड फादर के 50% सन अफेक्टेड होंगे और 50% डॉटर अफेक्टेड होंगी। देखो, एक डॉटर तो बन रही है इनसे XH, ठीक है। दूसरी डॉटर बन रही है दिस वन XHX, ठीक है, 2 डॉटर बन गई। अब अपन बात करते हैं मेल कैसे बनेगा। एक तो बनेगा XHY, एक अगर ये कैरियर ही तो है मदर, मदर को डिजीज़ थोड़ी है अभी, तो X और Y, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि कैरियर मदर ली अपन ने, ठीक है, और डिजीज़ अफेक्टेड फादर लिया, तो 50% सन अफेक्टेड है। जितने भी सन बने उनमें से 50% अफेक्टेड है, यस। जितने भी डॉटर बनी उनमें से 50% डॉटर अफेक्टेड है, बिल्कुल है, और बाकी की 50% कैरियर है।
ट्रेट अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन, कोई ज़रूरी नहीं है ये वन बाय वन हर जनरेशन में अपीयर हो रही हो, ठीक है? अगर ये मदर और फादर के अफेक्टेड या फिर कैरियर होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि वो आगे जाके एक जनरेशन में सडनली अपीयर कर गई हो। अफेक्टेड पर्सन मे हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अफेक्टेड पर्सन है उसके हो सकता है कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो, ये कैसे हो पाएगा? हो सकता है वो कैरियर हो। ठीक है? अब ये डिज़ीज़ मदर से सन में जा रही है और फादर से डॉटर में जा रही है। अपन ने यहाँ पे भी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट डिज़ीज़ के बारे में अपन बात करते हैं दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज़ लाइक हीमोफिलिया। हीमोफिलिया के जैसे ही क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ है, रेसेसिव लीथल जीन मैंने यहाँ पे बताया था ना। ये रहा। बट इट इज़ नॉट लीथल डिज़ीज़। ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिज़ीज़ है लेकिन ये लीथल नहीं है। लीथल का मतलब क्या होता है? लीथल का मतलब ये होता है कि अगर यदि कोई भी एक्सएच जैसी कंडीशन है मतलब वो फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है? तो वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो मदर यहाँ पे हमेशा अपन को कैरियर ही देखने को मिलती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लीथल डिज़ीज़ नहीं है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। इट इज़ फाउंड इन मेल एंड फीमेल बोथ, मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती है। कलर ब्लाइंडनेस इज़ चेक्ड बाय इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट को ड्रॉ करेंगे उसके थ्रू अपन को कलर ब्लाइंडनेस देखने को कलर ब्लाइंडनेस को अपन चेक कर सकते हैं। इस चार्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप गूगल भी करना कोई एक चार्ट है वहाँ पे बेसिकली ग्रीन कलर था और रेड कलर था। इससे बने हुए कुछ डायग्राम्स होते हैं, मान लो कुछ शेप्स बना दी, ठीक है? फिर इनको जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको ये शेप्स दिखाई नहीं देगी। मान लो पूरा ग्रीन है, बीच में रेड से अपन ने 8 शेप बना दी, उसको दिखाई नहीं देगा। अब कलर ब्लाइंडनेस अलग-अलग टाइप की हो सकती है। हो सकता है किसी को रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस हो, उसको अपन बोलते हैं प्रोटेनोपिया। हो सकता है किसी को ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस हो, उसे अपन बोलेंगे डियोटेरोनोपिया। इसके अलावा हो सकता है कि किसी को ब्लू कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस हो, इसको अपन बोलेंगे ट्रेटानोपिया। ठीक है? 3 कलर के लिए मेनली कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, जिनको अपन एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपन ने देख लिया। अब अपन कुछ-कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था, थैलेसीमिया डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। ये अब कौन-सी डिज़ीज़ किस टाइप की है, जैसे मैंने हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया, तो ये दोनों डिज़ीज़ क्या थी? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिज़ीज़ थी। इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान करना अपन को, ठीक है? ऐसे ही मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये जो थैलेसीमिया डिज़ीज़ है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिज़ीज़ है। इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, ठीक है? Caused due to reduced synthesis of a beta polypeptide बीटा पॉलीपेप्टाइड ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है? बीटा थैलेसेमिया इज़ अ बी नहीं है यहाँ पे, हर जगह आप बीटा करोगे इसको करेक्शन करके। बीटा थैलेसेमिया इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेजर थैलेसेमिया ऑफन डाई बिफोर 10 ईयर ऑफ एज। लगभग 10 साल की उम्र तक ही वो सलट लेते हैं, ठीक है? अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया 2 टाइप से थैलेसेमिया डिज़ीज़ के टाइप यूजुअली अपन को देखने को मिलते हैं। अल्फा थैलेसेमिया किसको होगी? ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन्स HbA1, HbA2 में अगर दी डिफेक्ट हो गया प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोसोम, ठीक है? 16th क्रोमोसोम पे HbA1, HbA2 पोजीशन पे अगर दी डिफेक्ट देखने को मिला अपन को जीन्स में, तो इसको इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे कि अल्फा थैलेसेमिया डिजीज़ है। अब सेम अपन बात करते हैं बीटा बीटा थैलेसेमिया डिजीज़ के बारे में। तो ये कहानी होएगी 11th क्रोमोसोम पे, ठीक है? 11th क्रोमोसोम पे ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन एचबीवी प्रेजेंट ऑन 11th जीन। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में ह्यूमंस में। सबसे पहले अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम इट अकर ट्राइसोमी, मैं जिन-जिन के बक्सा बना रही हूँ ना वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? ट्राइसोमी होएगी 21st क्रोमोसोम पे, ठीक है? ट्राइसोमी क्या होती है? मैंने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में बात की थी। अगर दी कोई मेल है ह्यूमन का, तो वो क्या होएगा? XY, लेकिन कोई फीमेल है तो वो हो जाएगी XX। 2 ही तो चीज़ें दिख रही है लेकिन ट्राइसोमी मतलब इनमें से कोई 3 चीज़ें पाई जाएगी। अफेक्टेड इंडिविजुअल इन इज़ शॉर्ट स्टैचुरेटेड विद स्मॉल राउंड हेड, ठीक है?
फरोड टोंग्यू होएगी, मतलब जो जीभ है उसपे फरो मतलब खांच पाई जाएगी एंड पार्शियली ओपन माउथ होएगा, उसका मुँह थोड़ा-थोड़ा खुला ही रहेगा, ठीक है? पार्शियली ओपन रहेगा। पाम इज़ ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम पे क्रीज़ पाई जाएँगी एंड मेंटल रिटार्डेशन पाई जाएगी, मतलब वो मेंटली पूरा डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है? कॉन्जेनिटल हार्ट डिज़ीज़, जब वो भ्रूण था तभी से उसको हार्ट की बीमारियाँ रहेंगी, ठीक है? फिजिकल एंड फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकली ना वो फिजिकली डेवलप हो पाया, ना वो साइकोलॉजी डेवलप हो पाया, ना वो मेंटली डेवलप हो पाया। हर एक टाइप से डिसऑर्डर ही डिसऑर्डर है। ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम पे अपन को देखने को मिलती है। डायग्राम के थ्रू ये मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो मैंने इधर डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करी है, जो कि अपनी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है? ब्रॉड फ्लैट फेस दिखाई दे रहा है इसका यहाँ पे। बिग एंड रिंगल्ड टोंग्यू दिखाई दे रही है, टोंग्यू पे फरो भी होगी। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होंगी, पाम क्रीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे देखो। इसके अलावा फ्लैट बैक ऑफ हेड पीछे से पूरा फ्लैट फ्लैट होगा, ठीक है? मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स पे बहुत सारे लूप्स भी पाए जाएँगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। इट अकर ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप ऑफ 47 44 और XXY टाइप की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल हैव लॉन्ग लेग्स और स्पार्स बॉडी हेयर, स्मॉल प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इसके अलावा स्मॉल टेस्टिस होएगा, रिड्यूस्ड मेंटल इंटेलिजेंस होएगी, मतलब मेंटली ये भी पूरा डेवलप नहीं हो पाया, इनलार्ज ब्रेस्ट होंगे, गाइनो गायनेकोमेस्टिया, इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, कोई भी मेल है लेकिन उसमें फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में अपन बात उसके ब्रेस्ट का भी उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल गया अपन को, जो कि अपन ने फीमेल के कैरेक्टर्स में देखा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, लेकिन मेल में भी ये शो होने लग गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। इट इज caused ड्यू टू absence ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। कैरियोटाइप इसमें 45 44 XO टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। सच फीमेल आर स्टेराइल होंगी, ठीक है, विद अनडेवलप्ड ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगे, शॉर्ट स्टेट्यूर, रेड्यूस्ड ओवरीज देखने को मिलेगी, absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं पाई जाएंगे इनमें, वेब्ड नेक होगी और ब्रॉड चेस्ट एंड लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो इनमें नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट बात अपन यहाँ तक जो सिलेबस में जितनी भी चीजें थी वो अपन ने सारी मेंशन कर ली है। टू दी पॉइंट मैंने आपको सिलेबस की सारी लाइनें अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है? जिन जिन चीजों पे मैंने बक्सा बनाया है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस चैप्टर में जितने भी इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम जितने भी मेरे को इम्पोर्टेंट लाइनें लगी वो सारी मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर रखी है, ठीक है? इस स्लाइड को भी आप एक बार जितना उन स्लाइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इस स्लाइड को भी उतना ही अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि एक टाइप से सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है? मेंडल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो गया? मेंडल। ठीक है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक कोड, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अपन ने जेनेटिक्स की डेफिनेशन में भी देखा था। फिनोटाइपिक रेशियो इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। अब और इसके अलावा जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। ठीक है? फिनोटाइपिक रेशियो जो अपन को बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से तो अपन को 3 पौधे लंबे, 1 पौधा छोटा दिखा था। कैरेक्टर्स की बात करें तो एक तो प्योर लंबा था, एक एक में ये सिचुएशन देखने को, 2 में ये सिचुएशन देखने को मिल रही थी, ठीक है? ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है? इसके बाद इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस an organism showing dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with a recessive parent
इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। देयर आर 2 एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल अपन ने स्नैपड्रैगन में देखा था, फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम है, दैट इज 1:1। ठीक है। एवीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस आर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ये बात भी अपन ने देखी थी। इसके अलावा कोडोमिनेंस में भी एवीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ए और बी दोनों ही अगर दी शो कर रहे और एबीओ में कैपिटल ए कैपिटल बी लिखना है, ठीक है, और कैपिटल ओ। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज टू एलील्स, एक जीन के दो एलील। ठीक है। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 9331। The phenomena of linkage was studied by scientist Thomas Hunt Morgan using the common fly in Drosophila melanogaster। ये दोनों पॉइंट एक ही है, ध्यान करना, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया आर एक्स लिंक डिजीज है, इनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम causes Down syndrome, while Turner syndrome वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, एक्स ओ टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। एक्स एक्स वाई इज द कॉन्सेक्शन सीन इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जितने भी मैंने चैप्टर में ठीक-ठीक बातें लगी उनको एक स्लाइड में मेंशन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जेनेटिक्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। 2 लेक्चर में मैंने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट किया है। इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे और बहुत अच्छे से जितनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है उतनी आपके सिलेबस और आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। सो थैंक यू सो मच।